अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में इन डिटेल हम मईशत के हवाले से और हुकूमत की जानिब से मईशत के कंट्रोल को या फिर मईशत के इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए कुछ नए फ़ैसले किए गए हैं उनको मेंशन करेंगे और फिर जानेंगे अपने मेहमानों से कि ये फ़ैसले कैसे हैं और क्या हमारी मईशत दुरुस्त डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। कहा तो यही जा रहा है, इत्मीनान का इजहार भी किया जा रहा है, आने वाला वक्त बहुत अच्छा है, खुशहाली का वक्त आएगा, मईशत मुस्तहकम होगी। लेकिन इन सब को करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी, क्या पॉलिसी अपनाई जाएगी, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम गौर करेंगे। बजट की आमद है और 10 जून से पहले बजट के हवाले से जितनी भी बातें की जा रही हैं, क्या होने जा रहा है, क्या बजट आवाम दोस्त होगा या नहीं होगा, एक जानिब तो ये बात है और ये सवाल एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरी जानिब अगर ये बजट भी IMF डिक्टेटेड बजट है तो फिर इसका आवाम दोस्त होने से कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है। इसके साथ साथ IMF की जानिब से भी कुछ नई शराइत आयद की गई हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। स्टेट बैंक की जानिब से एक बड़ी खबर सामने आई है। स्टेट बैंक ने ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम करने के लिए करेंसी मार्केट से 6 अरब डॉलर्स ख़रीद लिए हैं। इस फैसले का आने वाले वक्त में क्या आउटकम निकलेगा, इसको भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जानने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट का पैनल मौजूद है। माहिर मौशी उमूर नईम सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन करें, सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सज्जाद तरीन साहब हमारे साथ मौजूद है, तरीन साहब आपको भी खुशामदीद कहेंगे। एक और इकोनॉमिस्ट डॉक्टर तौसीफ जमान भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद कहते हुए गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। सर, अभी जो स्टेट बैंक की जानिब से ये खबर आई है, इस खबर को कैसे देखते हैं? कौन सी खबर जी? सर, स्टेट बैंक ने ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम करने के लिए करेंसी मार्केट से 6 अरब डॉलर्स खरीद लिए हैं। बिल्कुल जी, इसमें इस वक्त करंट सिचुएशन ये है कि हमारी स्टेबिलिटी दोबारा जो है बहाल हुई है। आने वाले बजट जो चीज़ को मैं देख रहा हूँ कि हम डिजिटल करेंसी की तरफ कितना जा सकते हैं। जो अहम चीज़ ये है कि इस आने वाले बजट में हमने देखा कि हमारा जो रुपी है वो स्टेबल रहा थ्रू आउट जो अभी ये टाइम गुजरा है। जो जितनी फोरकास्ट है कि डॉलर की कीमत जो है वो ज़्यादा होगी, वो समहाउ हुकूमत कामयाब रही उसमें कि इस कीमत को स्टेबलाइज रख सके। अब जो ये आजकल में डॉलर्स उठाना ये एक माइक्रो मैनेजमेंट है, तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इस चीज से नहीं होगा। जो देखने वाली चीज है कि क्या हम स्टेबिलिटी को जो जिस तरह हमने एक नया जज्बा पैदा हुआ 10 मई के बाद पूरी कौम दोबारा एक मुत्तहिद तौर पे इकट्ठे होके उभरी। हमने देखा कि हमारा और जो हमारी मुसल्लह अफवाज है उसमें एक नए जज्बे के साथ हमने पाकिस्तान को आगे ले जाने का फैसला किया। तो इसमें हमारी कितने अरसे हम स्टेबिलिटी को कायम रख सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जो हमारा टैलेंट है, उसको हम कितना ऑर्गेनाइज तरीके से लेके आगे चल सकते हैं। ठीक हो गया। नईम सिद्दीकी साहब से कंटिन्यू कीजिएगा। एक जानिब IMF की जानिब से ये कहा गया कि ज़र मुबादला ज़खायर की बहाली और शरह मुबादला में लचक पैदा करनी होगी। दूसरी जानिब स्टेट बैंक की जानिब से ये जो फैसला सामने आया है, सर क्या ये उसी की एक कड़ी है या फिर स्टेट बैंक का ये एक अपना फैसला है? ये देखिए, पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है वो अपने बढ़ाने हैं, क्योंकि हमारी इंटरनेशनल मार्केट में जो हमने फंड्स लिए हुए हैं, एक तो हमने उनका रोल ओवर का हमें होता है कि वो हमारे रोल ओवर होते रहें, और दूसरा हमारे अपने ज़खायर भी जो हैं वो बेहतर होते रहें। इस वक्त पाकिस्तान की या पूरी दुनिया में अगर आप ग्लोबली भी देखें तो ये शुरू से पेट्रो डॉलर एक टर्म यूज़ हुई थी 74 में, जब अमेरिका ने करेंसी को लिंक कर दिया था, अपने डॉलर को लिंक कर दिया था पेट्रोल के साथ। उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा कि कभी जब भी तेल की कीमत दुनिया में कम होती है ना, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। मतलब मैं मिसाल देता हूँ आपकी, जैसे आप श्रीलंका को ले लें। अगर श्रीलंका जो है
अगर उस वहाँ ऑयल की प्राइस $40 है तो उनकी इकॉनमी बड़ी अच्छी चल रही होगी। सही। अगर वो 60 हो जाए तो उनकी इकॉनमी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, अगर 100 हो जाए तो वो बैंकरप्ट हो गए थे। इसी तरह पाकिस्तान की वही सिचुएशन है कि अभी जब 130 पे डॉलर था तो पाकिस्तान का $6.5 बिलियन जो है वो ऑयल की परचेज पे खर्च हो जाता था। तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो बहुत बढ़ता जा रहा था। उसकी मेन वजह जो थी एक ये पेट्रोल की ऑयल की बाइंग थी। जब अब ऑयल जो है 60 और 65 के दरमियान में है तो आपने देखा कि पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर, एक तो पाकिस्तान का ज़र मुबादला तकरीबन $1.5 बिलियन से ज़्यादा हमें इसका फ़ायदा हुआ। और इसके साथ साथ ये हुआ कि हुकूमत ने इसकी इसका जो फ़ायदा था वो आवाम को ट्रांसफ़र नहीं किया, बल्कि इसके बदले इसके ऊपर लेवी बढ़ा दी। यानी कि इस वक्त भी 70 रुपये लेवी है, जो कि आप आने वाले बजट में देखेंगे ये 90 to 100 हो जाएगी ग्रेजुअली। और इसके अलावा एक कार्बन लेवी भी लगने जा रही है जो कि ₹2.5 इस साल लगेगी और ₹2.5 अगले साल लगेगी, 5% वो भी है। तो ये बड़ी एक ट्रिकी जो आपको कितना मूव हो रही है, जिसमें गवर्नमेंट अपने ड्यूल डेफिसिट जो है ना उसको कम करने की कोशिश कर रही है। यानी कि उसका ट्रेड डेफिसिट भी कम होगा और फिस्कल डेफिसिट भी जो इससे कम हो जाएगा। और तीसरा फ़ायदा इस वक्त हुकूमत को ये हुआ है कि जो बोरिंग के लिए पैसा बैंकों से गवर्नमेंट लेती है और उसके ऊपर जो सूद की मद में जो पैसा देती है वो पहले 22% जैसे था अपना पॉलिसी रेट, अब वो 11% हो गया। तो गवर्नमेंट को वहाँ से भी काफ़ी पैसे बचेंगे। तो उसकी मद में भी कि $500-600 बिलियन का आपको उसमें भी फ़ायदा हो जाएगा। यानी कि होगा कहीं ना कहीं, तो इसका कहीं ना लॉन्ग टर्म कहीं। इम्पैक्ट भी होगा। लेकिन अगर आप दूसरी साइड पे देखते हैं तो आपके सारे जो फैक्टर्स हैं इकोनॉमी के वो पहले 3 क्वार्टर में जो है वो बहुत कम रहे हैं। और इस 4th क्वार्टर में आगे गवर्नमेंट ने उसकी जैसे पावर सेक्टर को 28% उसमें ग्रोथ दिखा दी, इस तरह दूसरे सेक्टरों में 5-6% ग्रोथ है। तो वो उसको कहीं ना कहीं लेवल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे, लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो कम नहीं हुआ उस लिहाज से। लोगों की कुव्वत खरीद ज़रूर कम हो गई है, लेकिन अगर आप कहें जी इन्फ्लेशन कम है तो वो कम नहीं हुआ, बल्कि अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि फिर IMF ने आपको इंडिकेट किया है कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि आप अपनी पॉलिसी रेट के ऊपर और इन्फ्लेशन के ऊपर स्ट्रांगली जो है ना आप इसका जायज़ा लें। और इसका अगर वो जो आने वाले दिनों में जो मुख्तलिफ़ किस्म के बजट में तकरीबन 700 अरब रुपए के टैक्स लगाने की बात हो रही है। और ऑलरेडी अब देखें कि जो तबका टैक्स दे रहा है उसी के ऊपर ज़्यादा फिर टैक्स लगने की बात हो रही है। और ख़ास तौर पे वो एक बहुत बड़ा तबका जो कि एक जिसका पॉलिटिकल लैंडमार्क बहुत बड़ा है, उसकी तरफ गवर्नमेंट जा नहीं रही। लेकिन कहा तो जा रहा है कि आने वाले बजट में कुछ जो है वो सख्त शराइत होंगी। वही ये सख्त शराइत है ना, जैसे अब वो सोलर पैनल पे कह रहे हैं कि टैक्स बढ़ा दो, गाड़ियों पे भी कीमतें बढ़ा दो। मसलन एंड ऑफ द डे जो वही जैसे अब जैसे खाद के ऊपर 10% कहते टैक्स लगाएं और जो ज़रूरी अद्वियात हैं उसके ऊपर 5% टैक्स लगाएं। तो ऑलरेडी हमारी गंदम की फसल, हमारी चावल की फसल, हमारी गन्ने की फसल, हमारी जो जितनी फसलें हैं उनकी इस साल प्रोडक्शन कम है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो लेकिन अगर गवर्नमेंट अपने उसमें दिखा रही है कि ये बेहतर हो रही है, इससे बेहतर होगी, जब तक हमारा LSM लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो बढ़ेगी नहीं उस वक्त तक हमारी सूरत हाल इकोनॉमिक सूरत बेहतर नहीं हो सकती। अल्लाह की ब्लेसिंग हमारे साथ ज़रूर है। जैसे मैंने कहा कि दुनिया में जब भी ऑयल की प्राइस कम होगी तो वो तमाम चीज़ों की प्राइस कम हो जाएगी। मतलब खुदरी तेल की भी कीमत कम हो जाएगी, आपकी इंपोर्ट की चीज़ें भी कम हो जाएगी, आपको लोकल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ये सारी चीज़ें और ये ब्लेसिंग है इस वक्त पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान जैसे उन तमाम ममालिक के साथ जिनकी ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी है। तो आई थिंक कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट को बहुत सोचना पड़ेगा कि किस तरह हम बजट लाएं, क्योंकि आप देखें सैलरी तबके पे तो टैक्स लगा नहीं सकती कि वो तो आगे पीछ चुके हैं। अच्छा, जो बड़ी बड़ी बिजनेस कम्युनिटीज़ में हमारी बात होती है, हम मिनिस्टरों से मिलते हैं, देखते हैं, तो वो लोग रो रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे पर टैक्सेशन कम करें ताकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। पिछले 20 साल से हम अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर नहीं कर सकते। ये जो पॉइंट आप रेस करें ना, मैं ज़रा सजातरीन साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी। सर, अभी जिस तरह से हम हमेशा बात करते हैं कि अशराफिया से सवाल नहीं होता, उन पर कोई टैक्सेस की भरमार नहीं होती या उनको की मुश्किलात कभी नहीं दिखाई देती, तो अभी जिसका तस्करा नईम सिद्दीकी साहब कर रहे हैं कि मिनिस्टर्स भी रो रहे हैं इस वक्त कि हम ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं, हम भी अब शिकंजे में आ चुके हैं, हमारी मुश्किलात कम करें। सर, आप इस बात से किस हद तक एग्री करते हैं?
देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं कि अशराफिया जो है ना, उसने कानून क्योंकि उसने बनाना होता है, वो टैक्स के कवानीन उन्होंने ऐसे बनाए हुए हैं कि उनके पास खुद चोर रास्ते मौजूद हैं। वो एक तरफ से निकल जाते हैं, दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। वो कोई फालूदे वाला, कोई गोलगप्पे वाला, उनके नाम अरबों रुपये पड़े हुए होते हैं, कोई टैक्स नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता। ये आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, गाड़ियाँ इनके नाम नहीं होती, गाड़ी किसी और के नाम होती है। तो बुनियादी तौर पर ये जो टैक्स का निज़ाम है, इस निज़ाम को अशराफिया ने अपने लिए चोर रास्ते बनाए हुए हैं। कोई भी यहाँ आ जाए, मतलब शबरज़ैदी साहब आए थे, बड़े दावे करके आए थे, हालांकि शबरज़ैदी साहब खुद 40 साल लोगों को बताते रहे कि टैक्स चोरी कैसे करना है। और फिर जब वो FBI के चेयरमैन बने तो उन्होंने जनाब आके कहा जी मैं बहुत कुछ कर लूँगा, और नाकाम होकर चले गए। उसकी बुनियादी वजह ये है कि यहाँ जो टैक्स का निज़ाम है वो ठीक नहीं है। टैक्स के निज़ाम में बहुत खामियाँ हैं, और यहाँ की जो अशराफिया है उसने वो खामियाँ इसलिए रखी हुई हैं ताकि वो निकल जाएं। इसीलिए कभी सैलरी जो वाले लोग हैं उन पर, कभी दूसरों पर, अभी ज़राई टैक्स आ रहा है, तीसरा टैक्स आ रहा है, फलां टैक्स आ रहा है। ये इस तरह सिलसिला निज़ाम आगे उनको बढ़ाते रहते हैं। दूसरी बात ये जो कहा जाता है ना, आपने अपने इंट्रो में कहा कि IMF का बजट, ये IMF का बजट नहीं होता। देखें बात ये, हम जब IMF से पैसे मांगते हैं, कोई भी पैसे देने वाला वो फिर आप पूछता है, IMF वाले ये पूछते हैं कि भाई ये बताएं, ये जो आप पैसे ले रहे हैं ये वापस कैसे करेंगे। उसमें फिर हम बताते हैं कि जनाब हम बिजली के माध्यम से इतने पैसे निकालेंगे, हम पेट्रोल के माध्यम से इतने निकालेंगे, हम प्रॉपर्टी के माध्यम से जिस तरह से आप बात करें ना टैक्स निज़ाम की खराबी के हवाले से, इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक की जानिब बढ़े हमारे साथ। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। मईशत के हवाले से बात हो रही है, आने वाले बजट के हवाले से बात हो रही है, हुकूमती सतह पे कुछ नए फैसले किए गए हैं, उनको भी हम डिस्कस करें। तौसीफ जवान साहब, सर कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। अभी आप बात कर रहे थे करेंसी को डिजिटलाइज करने के हवाले से, तो पाकिस्तान की जानिब से भी एक खबर आई है। पाकिस्तान ने पहले हुकूमती बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व का ऐलान कर दिया है। सर ज़रा इसके हवाले से बताइएगा, और IMF का क्या इसमें कोई इंटरफेयर होगा पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के बारे में? IMF से ज्यादा बेसिकली इस वक्त जहां पे दुनिया पहुंच चुकी है, दैट इज एन अनचार्टेड स्पेस। हमने देखा कि पहले जो मिडिल ईस्ट से सऊदीया ने ऐलान किया कि वो पेट्रोल को, डॉलर को डीलिंक कर रहा है, डॉलर को पेट्रोल से। सो दैट वाज अ मैसिव मेजर डेवलपमेंट इन ट्रांजैक्शंस। उसके बाद हमने दूसरी चीज ये देखी कि जब जनाब एलन मस्क साहब ने ज्वाइन किया अमेरिकी हुकूमत को, तो उन्होंने भी कहा कि हम डिजिटल करेंसी की तरफ जा रहे हैं। साथ ही साथ इसके जो बिटकॉइन और जो बाकी डिजिटल करेंसीज थी, उन्होंने बहुत ज्यादा जो प्रॉफिट टेकिंग की चीजें आगे की तरफ गई। फिर हमने देखा कि चीन ने अपनी डिजिटल करेंसी ना सिर्फ अनाउंस की, बल्कि स्विफ्ट के इक्विवेलेंट अपना ट्रांजैक्शन सिस्टम पूरा खड़ा कर दिया, जो कि स्विफ्ट से कहीं ज्यादा एफिशिएंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है और ऑल्टरनेटिव है। तो इस वक्त जो एक पैराडाइम था कि डॉलर के बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते, अपनी ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, आपको अपने रिजर्व डॉलर्स में रखने हैं। 2025 का जो बजट है, इसमें हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं इसको यकीनन बहुत गौर से देखेंगे कि हमने अपने रिजर्व डॉलर्स में रखने हैं। इस वक्त जो RMB है, ना सिर्फ ये कि वो एक स्टेबल करेंसी के तौर पे उभरा है, बल्कि डिजिटल करेंसी में जो हमने देखा कि अगर किसी ने गोल्ड में ट्रेडिंग करने की कोशिश की थी तो वो ऊपर गई और उसके बाद नीचे की तरफ आई। तो जो स्टेबिलिटी है वो इस वक्त ऑल्टरनेटिव में कि जो हमने ढूंढने हैं। तो अगर पाकिस्तान डिजिटल करेंसी की जानिब जाने का ऐलान करता है, तो उससे ना सिर्फ ये कि हम जो डॉलर का प्रेशर है उससे निकल आएंगे, साथ ही साथ हमने देखना यह है कि हमारे डिसीजन मेकर्स और प्रैक्टिशनर्स दोनों को इकट्ठे काम करना पड़ेगा। ठीक है। जब डिसीजन मेकर्स जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके बगैर काम करते हैं, तो हमें कई जगह बाद में जाके पता चलता है कि एक हमने गलत डिसीजन ले लिया जिसका हमें इम्पैक्ट आता है। मतलब हम जब पेट्रोल की बात करते हैं, इस वक्त अफ्रीका पाकिस्तान को बार्टर पे पेट्रोल देने को तैयार है। हमारे डिसीजन मेकर्स के लिए ये चीज जरूरी है, इस ऑल्टरनेट को ना सिर्फ एटलीस्ट एंगेज करें, इससे देखें, और उससे हमारी ना सिर्फ ये कि एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगी। देखिए अभी हमें करंटली 2 इंपॉर्टेंट हमारे इंपोर्ट बिल्स हैं। पहला इंपोर्ट बिल हमारा ऑयल का है
ठीक है, तो हमने देखना ये है कि एक हम गए सोलर की तरफ, दूसरी तरफ सोलर में हमने बेशुमार जो है बिजली जनरेट की, विच इज अ फिनोमिनल सक्सेस स्टोरी इन रिन्यूएबल एनर्जी। साथ ही साथ हमने देखा कि जो ऑल्टरनेटिव्स हैं ईवी की तरफ, हमने यहाँ पे काफी सारी चीजें मूव हुई। तो हमने ईवी को प्रमोट करना है ताकि हमारा पेट्रोल बजट जो है वो कम हो। ठीक हो गया सर, कंटिन्यू करें आपकी डिस्कशन को। नईम सिद्दीकी साहब, क्रिप्टो के हवाले से एक तो मैं बात करना चाहूँगी, जब हम डिजिटल करेंसी की बात करते हैं उसकी रिलायबिलिटी, उसकी सस्टेनेबिलिटी और साथ ही उसकी ट्रांसपेरेंसी पे बहुत सारे सवालात होते हैं, तो क्या डिजिटल करेंसी पाकिस्तान में रिलायबल होगी? देखिए, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि हुकूमत ने अभी अपनी पॉलिसी चेंज की है कि पहले तो पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी में लेन देन जो है वो ममनू था, उसकी इजाज़त नहीं थी। लेकिन अभी आपने देखा कि बिलाल साकिब साहब जो हैं वो एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन डिजिटल करेंसी अपॉइंट हुए हैं, और अभी उन्होंने अमेरिका में जाके कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम एक लैंडमार्क जो है ना रिफॉर्म में जा रहे हैं एज फार एज द करेंसी इज़ कंसर्न, और पाकिस्तान में 2000 मेगावाट जो बिजली है वो इसके लिए मुख्तसस की है कि हम यहाँ पे माइनिंग करेंगे। अच्छा, अब ये डिजिटल करेंसी इस लिहाज से बड़ा ट्रिकी है, जैसे ये स्टॉक चेन में आप ट्रेडिंग करते हैं तो शेयर्स की प्राइस ऊपर नीचे होती है। इस तरह कमोडिटी की जो एक्सचेंजेस होती हैं उसमें आप गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या दूसरी जो मसनूआत हैं उसकी ट्रेडिंग करते हैं तो प्राइसेस ऊपर। इसी तरह डिजिटल करेंसी, अगर आप 2000 ज़्यादा मैं पीछे नहीं जाता, लेकिन जब ये डिजिटल करेंसी की माइनिंग शुरू हुई थी ये 2000 में, तो मुझे अच्छी तरह याद है, तो अमेरिका में था तो $1 की शायद काफ़ी बिटकॉइन जो है ना आ जाते थे। फिर हमने खुद देखा बहुत अरसे तक बिटकॉइन $600 $700 पर ट्रेड करता रहा। फिर 2019 में इसकी वैल्यू एग्जैक्टली $12,400 थी। फिर आपने देखा कि आज ये $1,21,000 पे ट्रेड कर रहा है। और इसी तरह गोल्ड को कि अगर आप देखें तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले अगर 20 साल में इसी तरह गोल्ड की प्राइसेस को अगर आप देखें तो वो 20 साल पहले शायद 6,000 रुपये का एक तोला था, और इस वक्त वो जो है वो 3.5 लाख या 3,80,000 रुपये का तोला। तो कमोडिटीज़ में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का रिस्क तो अपनी जगह मौजूद है, इसी तरह स्टॉक चेन में भी होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज की है, तो क्या इसमें आगे होगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट कहती है कि जी हम जो आलमी फाइनेंशियल जो रुझानात हैं उसको गवर्नमेंट तस्लीम कर रही है। अच्छा, गवर्नमेंट ये चाहती है कि दुनिया में जैसे डिजिटल करेंसी प्रमोट हो रही है, और पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर देखें जब दुनिया में जब भी कहीं पे फाइनेंशियल ये इकोनॉमिक अनरेस्ट होगा ना, तो कमोडिटी की प्राइसेस हमेशा ज़्यादा हो जाएंगी। जैसे अभी आप गोल्ड में देख रहे हैं कि चाइना भी हो गया या इंडिया हो गया, ये लोग बहुत बाइंग कर रहे हैं गोल्ड की, क्योंकि वो ये समझा जाता है कि एज़ कम्पेयर टू पेपर करेंसी ये सॉलिड जो कमोडिटी है, ये प्रीशियस जो मेटल है, ये ज़्यादा रिलायबल है। अब ये देखना ये है कि गवर्नमेंट जब क्रिप्टो करेंसी को लेके आती है तो उसको पाकिस्तान में उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। मसलन अब स्टेट बैंक उसको कैसे रेगुलेट करेगा, इसको स्टेट बैंक को इसके लिए CBDC जो है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी, शायद एक उसका लाइसेंस देना पड़े, नहीं उसका लाइसेंस देना पड़ेगा। और दूसरा फिर ना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जो उसको देखना पड़ेगा कि ये करेंसी का, देखें ना, ये तो एक वॉलेट है, आप दुनिया में कहीं पे भी बगैर किसी को बताए आप अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में इसका स्टेट बैंक की बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनेगी, बताया। लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि ये इन प्रोसीजर ही रहेगा, अभी इस पे काफी टाइम लगेगा। अभी इस पे टाइम लगेगा। हाँ, गवर्नमेंट अगर इसकी माइनिंग में जाती है, माइनिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव एट द मोमेंट, लेकिन अगर गवर्नमेंट इसमें जो अपने रिजर्व के तौर पे जैसे बात की जा रही है कि हम डिजिटल करेंसी अपना रिजर्व रखेंगे, तो वो भी बेसिकली है तो बड़ी वॉलेटाइल सिचुएशन ना। अभी हमने देखें कि इस 6 महीने में ये $71,000 से $120,000 के समय फ्लक्चुएट कर रही है। और दुनिया में बेतहाशा किस्म की जो है ना डिजिटल करेंसी जो है ना वो उनकी माइनिंग हो रही है, कई हज़ारों किस्म की डिफरेंट आ रही है। अभी ये ट्रम्प लॉन्च कर रहा है, कोई क्रैश कर रहा है, तो इसको मैं समझता हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट को इसके ऊपर
बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र भी करना बिल्कुल गौर व क्योंकि फिक्र भी हमारे करना पास पड़ेगा, एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी पॉलिसी बनाने की क्योंकि जरूरत है। हमारे पास इतना डॉलर नहीं है, अगर हम उसको सारे इसमें लगा देंगे तो शायद फिर हमें हर वक्त सुबह शाम आपका ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई रहेगा। सही है तरीन साहब। सर अभी पॉलिसी मेकिंग की बात हो रही है, एक बात तौसीफ जमान साहब कर रहे थे कि अफ्रीका जो है वो पेट्रोल बार्टर पर देने के लिए तैयार है पाकिस्तान को, तो फिर सर देर किस बात की है? देखिए बात ये, पेट्रोल तो हमें ईरान से भी मिल सकता है और हमें वो जो ट्रांसपोर्ट का अफ्रीका से या सऊदीया से जो ख़र्चा आता है वो भी बच सकता है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ जो सऊदीया के लोग हैं या जिनको वो उन्होंने पाल रखा है वो यहाँ ऐसे हंगामे कर देंगे और ऐसे इस्लामी रूल्स खड़े कर देंगे और ऐसी चीज़ें खड़ी कर देंगे। हुकूमत को भी पता है कि इतना आसान नहीं है ये फ़ैसला कि अफ्रीका से ले लें या ईरान से ले लें। वो आए हुए हैं ना, अपना गैस लाइन पाइपलाइन उन्होंने तफ्तान तक लगा दी है ना, आगे हम क्यों नहीं लगा सके? इसलिए कि हमारे पे प्रेशर है, वो प्रेशर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे और मसाइल खुल जाएंगे। ये इन मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए वो हुक्मरान फ़ैसला करते हैं। हम हर आदमी हुक्मरानों पे, पॉलिसी साज़ों पे आप तनकीद करते हैं, जी पॉलिसी साज ये कर रहे हैं, पॉलिसी साज वो कर रहे हैं। भाई पॉलिसी साज ने भी तो मुल्क भी तो चलाना है ना, उन्होंने तो ये भी तो देखना है कि मुल्क कैसे चलाना है। लेकिन अभी जिस तरह से क्रिप्टो के हवाले से बात हो रही थी कि स्ट्रिक्ट रूल्स और पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है, यकीनन वहाँ पे भी तो सोच विचार करनी पड़ेगी ना, एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ेंगे। देखें ये तो जब दुनिया आगे जाएगी, जब आगे जाएगी तो ऐसे नहीं हो सकता कि हम क्रिप्टो से दूर हो जाएं या कोई और किसी चीज़ से दूर हो जाएं। दुनिया के साथ हमने चलना है और मैं समझता हूँ इस पर जो है काम तो शुरू हो गया पाकिस्तान में और आने वाले चंद माह में इस तरफ जाना पड़ेगा। ये अगर हम इस तरफ न गए तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, तो ये इस तरफ जाना पड़ेगा। बाकी रहा स्टॉक मार्केट तो एक जुआ है, उसमें अप भी होते हैं, डाउन भी होते हैं, लोग कमाते भी हैं, रुल भी जाते हैं, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं साथ। लेकिन दुनिया में जो नई नई चीज़ें आती हैं उनको साथ लेके चलना पड़ता है। ऐसे नहीं हो सकता कि हम एक साइड पे बैठ जाओ कहे जी हम तो इसको नहीं कर सकते, चाहे वो जुआ है चाहे वो लीगल के मसाइल भी आ जाते हैं ना बहुत सारे। साथ चलना होगा। जब हम डिजिटल करेंसी की बात करते हैं, लीगल है नहीं है, इसके ऊपर भी ज़रा बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं, हमारे साथ ही रहिए। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। तरीन साहब हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जो बात ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस तो मौजूद होते हैं लेकिन कुछ ऐसी हर्डल्स हैं जो वो ऑप्शन अवेल नहीं करने देती। ऐसे ही IMF की हर्डल भी हमारे सामने मौजूद है। आने वाला बजट और IMF का डिक्टेटेड बजट कितनी आवाम के लिए मुश्किलात सामने आने वाली हैं आपकी नज़र? लेकिन जी जो गरीब आदमी है उसके लिए तो मुश्किलात पहले भी बहुत ज़्यादा हैं, आने वाले बजट में भी बहुत ज़्यादा होंगी। दवाइयाँ महंगी हो जाएंगी और आम खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएंगी और जो गरीब आदमी को मतलब दवाइयाँ ज़रूरत होती हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। अस्पतालों से दवाइयाँ पहले ही नहीं मिल रही, तो अब और जो प्रेशर आएगा तो पंजाब हुकूमत ने तो कहा है कि आप सरकारी अस्पतालों में जाएंगे तो आपको अद्वियात मिलेंगी। अच्छा, ये पंजाब हुकूमत की जो बातें हैं इनके कहने में और अमली तौर पर जो है ना, आप देखें तो सूरत हाल आपको पता चल जाएगी। जनूबी पंजाब में मुल्तान शहर में सबसे बड़ा जो है अस्पताल है और वहाँ उस अस्पताल में न दवाई हैं न कुछ हैं, चारों सूबों से लोग वहाँ आते हैं। वो जितने पंजाब की कबायली जो सरहदी कबायली एरियाज हैं दूसरे सूबों के, उनके सब लोग उधर ही आते हैं मुल्तान में। और वहाँ से कह दिया होगा सिर्फ लाहौर के अस्पतालों ना वहाँ दवाइयाँ मिलती हैं, लाहौर में भी कोई नहीं मिल रही। लाहौर में कौन से सरकारी हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ मिल रही हैं? वहाँ भी बहुत सूरत हाल ख़राब है, चाहे गंगाराम हो, चाहे म्यू अस्पताल हो, सर्विसेज हॉस्पिटल हो या और कोई हो। तो ये बुनियादी तौर पर ये जो बजट है ना, मैं ये समझता हूँ कि इस बजट से ये तवक्कुआत रखना कि इसमें कोई बेहतरी हो जाएगी, ये आवाम की कोई बेहतर सूरत है, ऐसा मुमकिन नहीं है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब से आपके सियासी इख्तलाफ हो सकते हैं, किसी और के भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने IMF से जान छुड़ा दी थी। IMF के पास हम नहीं जा रहे थे। जब वो कैदी नंबर 804 आए तो उन्होंने ऐसी बातें की कि जनाब कमाल कर दिया और हम सारे के सारे जो मुल्क की मईशत थी वो बैठ गई। और क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि चीज़ें कैसी जानी है, जो उनके साथ लोग थे उनको समझ ही नहीं आ रही थी, बातें वो बहुत कर रहे थे। और फिर उसके बाद कि जी हम इस तरफ चले जाएंगे, हम उस तरफ चले जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो मुल्क को उन्होंने फंसा दिया। और फंसा के उनके फॉलोअर्स अभी भी ये दावा करते हैं कि उन्होंने कभी भी कर्ज का कटोरा नहीं उठने दिया। देखें बात यह है कि जो मुल्क की वो हालत कर गए, आपको याद है कि उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में और एक तक बल्कि कौम से खिताब में भी उन्होंने ये बात कही,
उन्होंने कहा जब हमने बजट पास कराना होता था तो लोग हमारे पास पूरे नहीं होते, मैं अपनी एजेंसीज को कहता था कि इन लोगों को पकड़ के लाओ असेंबली में और बजट मंजूर करा के दो। इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। और सर जब हमने आवाम एंड रिजल्ट भी तो देखा आवाम के ना। मुंतखब नुमाइंदे नहीं होंगे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि अब ये जो 10 को बजट पेश कर रहे हैं, अगर ये 10 को बजट पेश कर देंगे तो बहुत बड़ी तादाद में जो पार्लियामान के मेंबरान हैं वो हज पर होंगे, तो वो तो नहीं होंगे। हुकूमत उनकी वो अपने हल्के की नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे, वो बातचीत नहीं कर सकेंगे। हुकूमत उनकी गैर मौजूदगी में बजट पास करा देगी और वो बाद में आके बातें करते रहेंगे, जी हम हैं नहीं थे, हम तो हज पे गए हुए थे। तो इसलिए हुकूमत को बजट मंजूर कराने में कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल फौरन बाद है तो उसके लिए मुश्किलात होंगी, ऑब्वियस है ये। 10 को वो बजट पेश करेंगे, एक हफ्ते की वो बहस कराएंगे उसके ऊपर, और एक हफ्ते में बाकी जो है ना उस पर कटौती की तारीखें आ जाएंगी, फिर ज़िमनी बजट आ जाएगा और फिर वो बजट मंजूर करा लेंगे। ठीक हो गया। तो वो कोशिश करेंगे कि 2 से 2.5। हमने तो पहले भी यही सुना था कि हम इस बजट में कुछ कर नहीं सकते। जब लास्ट बजट आया था 2024-25 का, तो क्या अब अभी भी हम यही सुनेंगे कि हम मजबूर हैं और हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? अच्छा, इंटरेस्टिंगली जिस तरह इन्होंने फरमाया, दुरुस्त फरमाया, और इट्स अ पॉजिटिव साइन द वे कि जो बजट जो है वो अगर एक अच्छा टेक्निकल बजट टेक्नोक्रेट्स बनाते हैं तो वो पॉपुलर बजट के मुकाबले में अप्रूव किया जा सकता है। सही। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जो कि इस वक्त हुकूमत के पास मौजूद है कि वो चीज जो कि सही होनी चाहिए वो इस वक्त हो सकती है। लेकिन सर आपको लास्ट टाइम याद होगा कि बाकायदा तौर पे ये बात कही गई, ऑफिशियली कही गई कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं क्योंकि ये बजट टोटली IMF डिक्टेटेड है। तो जितने मर्जी काबिल अफराद ले आए, जब IMF के डिक्टेशन पे चलना है फिर तो उनका कुछ भी नहीं कर सकते ना हम। हमारी जो कुछ लोगों से IMF में बात हो रही थी तो उन्होंने कहा ये आपका 25वां 26वां दफा आप IMF की तरफ जा रहे हैं। तो जो हमारे पॉलिसी मेकर थे उन्होंने कहा यू नो वी आर योर लॉयल कस्टमर्स। इंडिया ने एक IMF का बजट किया था और उसके बाद दे नेवर लुक्ड इट बैक। अब हमने देखना ये है कि यहाँ से जब हमें स्टेबिलिटी आ गई है, एक पाकिस्तानी ट्रेंड यही है कि जैसे ही हमारी स्टेबिलिटी आती है साथ ही हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं। जिस तरह हमने देखा कि अभी यूज्ड गाड़ियों की इंपोर्ट हम दोबारा शुरू करने लगे। अब दोबारा हमारे जो PTI की हुकूमत गई थी उसकी एक वजह बताई गई कि उन्होंने जो गाड़ियों की CKD की इंपोर्ट की इजाजत दी थी, जैसे अरबों डॉलर की गाड़ियां जो वो इंपोर्ट हुई। तो अभी हम दोबारा उस तरफ जा रहे हैं। जैसे हमें स्टेबिलिटी आ रही है तो हमने फौरन जो हमें ये पॉलिसी डिसाइड कर लेनी चाहिए कि अगर हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन अखराजात कम होने चाहिए थे या उन पे कंट्रोल होना चाहिए था, उनको हम बढ़ाने पर ही फिलहाल भी गौर करें। सर आपकी बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी, क्लोजिंग की जानिब भी बढ़ना। नईम सिद्दीकी साहब, आने वाला बजट क्या तवक्कुआत हैं और क्या वो तवक्कुआत पूरी हो सकेंगी कभी? जी देखिए, इस वक्त जो हमें चैलेंजेस है ना, वो एक तो ये है कि IMF और बैरूनी कर्ज़ों पे जो हमारा इन्हिसार है, टैक्स टू GDP रेशियो हमारी बहुत कम है, 9.5% इस वक्त, जो कि हमें 13% पे लेके जानी है। उसके अलावा तवानाई का बहरान है, सर्कुलर डेट है, 2.6 ट्रिलियन रुपीज़ के इस वक्त हमारे सर्कुलर डेट्स हैं। ज़राअत मौसमी जो तब्दीलियाँ हैं उसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रही है, ठीक है। सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से सरमायादार जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है ना उनका उतना रुझान नहीं है। अब ये इसके अलावा हमें इंटरनेशनल मार्केट से जो फंडिंग लेनी है पाकिस्तान के लिए वो हमें नहीं मिलती, या बाहर से जो सरमायाकारी जो हम लाना चाहते हैं वो हमें नहीं मिलती। और गैर जो दस्तावेजी मईशत है जिसको हम कहते हैं ब्लैक इकॉनमी, वो भी एक पाकिस्तान की इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा है। अब दूसरी तरफ जो बजट की आप बात कर रही हैं, तो बजट में जैसे आपको पहले बताया कि इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज दिस टाइम कि एक तो आपकी ऑयल की इंपोर्ट कम है, उसके अलावा ऑयल की प्राइसेस भी इंटरनेशनल मार्केट में कम है, इसके अलावा आपका जो पॉलिसी रेट है वो भी काफ़ी कम है। दूसरा ये कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे काफ़ी हद तक जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, जिसमें आपका ट्रेड डेफिसिट वो भी कम है। अब फिस्कल डेफिसिट भी आपका इस दफ़ा देखें, डिफेंस का बजट आपका थोड़ा सा बढ़ेगा। उसके बाद जो दूसरे दो सेक्टर हैं जिसमें बजट पे बात हो सकती है, वो एक डेवलपमेंट सेक्टर है और एक डेट सर्विसिंग है। डेट सर्विसिंग का मैंने बताया कि इन्होंने 8,700 अरब रुपये इस दफ़ा रखे हैं, जिसमें से 500 अरब रुपये का और इनको एडवांटेज मिल जाएगा पॉलिसी रेट की वजह से। डेवलपमेंट सेक्टर को इस दफ़ा फिर ये कम उसमें ख़र्चा करेंगे
और उससे भी आपको जो है बचत हो जाएगी। तो बेसिकली एक अच्छा बजट बनाया जा सकता है, बजाय उन गरीबों के ऊपर जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। और ख़ास तौर पे इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, सैलरीड क्लास को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, और बहुत बड़े पैमाने पे जो आपका ट्रेडर है ना उसको भी आपको टैक्स नेट में लाना चाहिए। बेशक आप उन पर उतना टैक्स लगाएं जितना बनता है, लेकिन लगाएं ज़रूर। तो ये जो डिस्पैरिटी इन द डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है ना, वो जब तक बराबर के टैक्सेशन में नहीं आएंगे और जब तक इस पर नज़रसानी करेगी उस वक्त तक हमारे मुल्क के टैक्सेशन के हालात बेहतर नहीं होंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेशन। खत्म हो गया। नाज़रीन, अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना है हमें कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त और कीमती तज्ज़िया हमारे साथ शेयर किया। आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह ने